हेलो दोस्तों, मैं अर्चना पुंडीर आज आपके लिए लेकर आई हूँ वाक्य को समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें और इसे लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाक्य भाषा की मुख्य इकाई है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पदों का व्यवस्थित समूह जो अपने पूर्ण अर्थ को प्रकट करने में समर्थ होता है वाक्य कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ परिभाषा में दिया है, वाक्य भाषा की वह लघुतम इकाई है जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकती है, वाक्य कहलाती है। जैसे मोहन किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर ये वाक्य अपने अर्थ को प्रकट कर रहा है, वाक्य है। वाक्य व्यवस्था को समझने के लिए हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, वाक्य पदों को उचित क्रम में रखने से बनता है, तो पद क्रम होना चाहिए। वाक्य अपने में पूर्ण और स्वतंत्र होता है। और तीसरा है, वाक्य किसी भाव या विचार को पूरी तरह से प्रदर्शित कर सकता है, अर्थात वो व्यक्त करता है। तो ये तीनों पद किसी भी वाक्य में इन तीनों पदों का होना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी वो वाक्य कहलाएंगे। वाक्य संरचना में दो हमारे पद आ रहे हैं, पहला आता है अंग और दूसरा होता पद क्रम। तो वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय, और पद क्रम में हमारे तीन आते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो वाक्य के मुख्य दो अंग हैं। पहला है उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। सामान्य तौर से आप समझ सकते हैं कि कर्ता को हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे सोहन पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ने का काम सोहन कर रहा, अतः वह उद्देश्य है। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्रिया और क्रिया के पूरक इत्यादि, कर्म इत्यादि जो भी हैं वो हमारे विधेय के अंतर्गत आते हैं। जैसे नीलिमा रोज इसी मैदान में फुटबॉल खेलती है, तो यहाँ रोज इसी मैदान में फुटबॉल खेलती है, ये क्रिया और उसका पूरक किसके बारे में बता रहा है? नीलिमा के बारे में। तो अतः ये हमारा विधेय हुआ। पद क्रम, वाक्य रचना की सबसे महत्वपूर्ण इकाई जो है वो हमारा पद क्रम है। उसमें हमारा आता है कर्ता, कर्म और क्रिया। हिंदी की वाक्य संरचना में यही क्रम रहता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया है, धोनी क्रिकेट खेलता है, तो धोनी यहाँ पर कर्ता है, क्रिकेट यहाँ पर कर्म है और खेलता है हमारी क्रिया। तो यही क्रम जो है हमारा पद क्रम रहेगा। वाक्य भेद, देखिए वाक्य के मुख्य दो भेद किए गए हैं, पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। तो आपके कक्षा 9 के सिलेबस में हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद किए गए हैं। सबसे पहला उसमें है हमारा विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना प्राप्त होती है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो यहाँ पर अस्त होने की क्रिया सामान्य है। दूसरा है निषेधात्मक वाक्य, निषेध जिसे हम नकारात्मक भी बोल सकते हैं। जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध होने का बोध होता है उसे हम निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस वाक्य में नहीं या मत का प्रयोग हो वो हमारा निषेध हो जाता है। जैसे मैं आज नहीं खेलूँगा, तो यहाँ पर नहीं का प्रयोग हो रहा है, अतः ये निषेधात्मक वाक्य है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए या कही जाए, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, तो क्या, क्यों, कैसे, क्योंकि, ये जो है प्रश्नवाचक वाक्य वो आपके जहाँ आएंगे वहाँ प्रश्नवाचक हो जाता है। दूसरा हमारा अगला इसकी कड़ी में आता है विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में से आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे ओह आज कितनी गर्मी है, तो यहाँ पर आश्चर्य का भाव स्पष्ट हो रहा है, तो यहाँ पर विस्मयादि है। विस्मयादि का साइन जहाँ पर आपको दिखे आप समझ जाइएगा वहाँ पर विस्मयादिबोधक वाक्य है। अगला है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अपना अपना काम करो, तो यहाँ पर आज्ञा, ऑर्डर दिया जा रहा है, अतः यहाँ पर आज्ञावाचक है। जैसे तुम शोर मत करो, तो ऑर्डर दिया गया। फिर हमारा अगला है इसमें इच्छावाचक वाक्य।
वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाला वाक्य हमारा इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैंने कहा तुम दीर्घायु हो, तो यहाँ पर मेरी इच्छा या कामना है, अभिलाषा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इच्छावाचक वाक्य है। जैसे तुम बड़े हो जाओ, तो यहाँ पे भी इच्छा व्यक्त होती है। फिर आता है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह या संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद मैं आज बाहर जाऊंगा, तो यहाँ शायद, संभवतः ये वाक्य आए तो समझ लेना वहाँ संदेहवाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें हम हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। इनसे कारण, शर्त आदि का भी बोध होता है। जैसे यदि छुट्टी हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे, तो यहाँ यदि छुट्टी हुई तो किस पर डिपेंड है? कश्मीर जाने पर। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है, अतः यहाँ पर हमारा संकेतवाचक वाक्य है। एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर हो या इशारा करे तो वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। इस प्रकार